तो हमारे चैनल टोटल फिजिक्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इलास्टिसिटी क्या होती है, और उसके बाद देन फाइनली हम लोग आइसोथर्मल कर्व के लिए उसके स्लोप की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे, स्लोप को भी कैलकुलेट करेंगे कि वह कितना होता है। तो एग्जाम को प्रिपरेशन हेतु आप सभी लोग अपने पेपर पेन को निकाल लीजिए और उसको वन बाय वन जैसे बताया जा रहा है वैसे लिखते जाइए और आपका इस प्रकार से नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली इसके बारे में मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में क्लियरली इसको डिस्कस किया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो हमें उसी को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्क डन क्या होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताया गया कि एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जिसके दौरान थर्मोडायनामिकल सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अतः आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो यहां पर हमने लिखा है कि T इक्वल टू कांस्टेंट, T इक्वल टू कांस्टेंट। जब T की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। अब यदि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू होता है nRT, जहां P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनामिकल सिस्टम। तो अब यदि हम ये कहें कि इस इक्वेशन में N R ऑलरेडी कांस्टेंट है और T हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट हो जा रहा है, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और यह इक्वेशन, यह रिलेशन ही आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, जिसको यहां लिखा है मैंने, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगा। ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग एक पीवी डायग्राम में समझते हैं। तो यहां पर देखिए, y एक्सिस पर प्रेशर, x एक्सिस पर वॉल्यूम। हमारा कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेट A से, जहां पर उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। वह स्टेट A से स्टार्ट हुआ और B पर जाकर के फिनिश हो जा रहा है, जहां पर प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। और इस प्रक्रिया के दौरान यहां से यहां A से B तक जाने के दौरान टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब कहा जाए कि चूंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था इसमें, PV इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ कि A पर जो वैल्यू होगी वह होगा P1 V1, यह कांस्टेंट के बराबर होगा, और B पर भी जो वैल्यू होगी वह P2 V2 होगा, यह भी कांस्टेंट होगा। ओके। तो A और B पर जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया जाए इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं अगर, तो हम लोग क्या पाते हैं कि डेल्टा Q इक्वल DU प्लस डेल्टा W होता है। इसको हमने क्लियरली डिस्कस किया अपने पहले के वीडियो लेक्चर्स में। तो चूंकि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन में U इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए DU की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में DU की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो DU जीरो होगा तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम को जो कुछ भी एनर्जी देंगे वह उसमें वर्क डन में खर्च हो जाएगा। अब इसी वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मेरा हेडिंग है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पीवी डायग्राम तैयार किया है। P y एक्सिस पर P को, x एक्सिस पर V को, और यहाँ पर एक प्रोसेस है A से B के लिए जिसको कि मैंने सॉलिड लाइन ब्लैक लाइन से यहाँ शो किया हुआ है और T की वैल्यू कांस्टेंट रखा है।
ए पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, बी पर प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 है। तो हमें क्या करना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा यह निकालना है। तो चूंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि पीवी डायग्राम में एरिया अंडर कर्व, जो ये आप एरिया देख रहे हो, यह एरिया ही वर्क डन के बराबर होता है। तो अतः हम लोग कहें कि हमारा एम क्या है अब, तो हमारा एम यह है कि किसी भी प्रकार से इस कर्व के अंडर की एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। इस कर्व के अंडर की एरिया को हमें फाइंड आउट करना है कि इस कर्व के अंडर की एरिया कितनी है, यह हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तरीका यह है कि इसमें हम लोग एक स्ट्रिप बनाते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, यहां पर स्ट्रिप बनाया हमने, और यह किस तरह से है कि इसका विड्थ जो है, ये विड्थ जो है डीवी के बराबर है और प्रेशर पी है। अब देख रहे हो कि हमारा जो प्रोसेस है वह ए से बी तक कंप्लीट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ बी पर कंप्लीट हुआ है। तो ए पर वॉल्यूम क्या था, V1 है, और बी पर वॉल्यूम V2 है। तो एक्स एक्सिस पर V1 से V2 चल रहा है। उसी तरह से यदि हम लोग इस एक्सिस पर देखें तो यहाँ प्रेशर P1 हो जाएगा और इस पॉइंट पर प्रेशर हमारा P2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए से बी की तरफ प्रोसीड हो। तो मैंने इसको एरिया, इसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, इस पर एक स्ट्रिप बनाया जिसका विड्थ डीवी के बराबर है और इस पर हाइट जो है पी के बराबर है। तो अब अगर कहा जाए कि इसके दौरान इस स्ट्रिप के लिए इसका एरिया कितना होगा, तो इस स्ट्रिप की एरिया कितना लिखोगे, तो वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी एट प्रेशर पी। जब वॉल्यूम में चेंज डीवी होता है एट प्रेशर पी पर, तो वर्क डन कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी इज द वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी एट प्रेशर पी। तो वर्क डन निकाल लिया। अब अगर कहा जाए कि इस वर्क डन को हमें तो चाहिए था पूरा ए से बी के लिए, मैंने निकाला इतने के लिए केवल, तो क्या करें, इसको हम लोग V1 से V2 तक इसको इंटीग्रेट कर दें। V1 से प्रारंभ करके V2 तक इंटीग्रेट कर दें, तो क्या मिल जाएगा यहां से, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W एंड दिस विल बी इक्वल टू P dV फ्रॉम V1 टू V2। V1 से V2 तक के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा फॉर द प्रोसेस A टू B। तो इसी को लिखा है कि द नेट वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम V1 टू V2 इज, दिस इज W V1 टू V2। अब यहां पर देखने योग्य बात है एक, कि यहां पर क्या कि अगर इस प्रोसेस को देखते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट A से B तक हर एक पॉइंट पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और हमें इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम के टर्म में, जबकि प्रेशर इस पूरे V1 से V2 के लिए कांस्टेंट नहीं है। ध्यान देना इस पर कि V1 से V2 तक के लिए इस कर्व को देखें तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग है ना। तो इसका मतलब कि यह इंटीग्रेशन में, इस इंटीग्रेशन में P इज नॉट ए कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेशन तो हमें डीवी के टर्म में करना है, V के टर्म में करना ही है। तो हम लोग को एक तरीका यह है कि या तो डीवी को P के चेंज में कन्वर्ट में कर दे, या P को डीवी के टर्म में कन्वर्ट कर दे। बात समझे क्या कहता है, कि या तो P को V के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए या V को P के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसमें P को V में कन्वर्ट करना आसान है। क्यों, क्योंकि P को V में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये जो लिमिट है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि V को P में करना चाहेंगे तब तो हो तो जाएगा, लेकिन आपको लिमिट भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रेशर को वॉल्यूम में बदल ले। अब ये होगा कैसे, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि P को V में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या बताया जाता है कि PV इज इक्वल टू nRT, ऐसा बताया जाता है। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाई V, जिसको कि मैंने यहां लिखा हुआ है। अब इस प्रेशर की जो वैल्यू है nRT बाई V, तो T तो क्या है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, N ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये अपॉन V। तो nRT बाई V इस जगह को, इसको हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा कि W इज इक्वल टू V1 टू V2 nRT बाई V dV। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में क्या होगा, तो सॉल्व करने के लिए N R बाहर आ जाएगा, T बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा V1 से V2 और dV बाई V के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो nRT हो जाएगा, log ऑफ V हो जाएगा, और यहां पर V1 से V2, इसको अगर हम लोग इक्वल करें तो ये क्या आ जाएगा, nRT log V2 बाई V1 हो जाएगा, है ना।
ये लिमिट की वैल्यू रखने के बाद nRT log V2/V1। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना है कि यहां पर जो बेस होगा वह E होगा, बेस यहां पर भी E होगा, और बेस E में हमें वैल्यू जो लॉग टेबल में दी जाती है वो बेस 10 में दी जाती है। तो इसको बेस E से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा एक क्वांटिटी हो जाता है वर्क डन 2.3026 nRT log V2/V1। देखो यहाँ बेस 10 है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो वर्क डन लिया है, यह ध्यान देना है कि ये वर्क डन क्या है, वॉल्यूम के टर्म में, जब वॉल्यूम V1 से V2 एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि सर अगर प्रेशर P1 से P2 डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये भी सवाल हो सकता है। हमेशा वॉल्यूम के टर्म में थोड़े पूछा जाएगा, प्रेशर के टर्म में भी पूछा जा सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट से कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि P1V1 इक्वल टू P2V2। तो हम लोग यह V2/V1 की वैल्यू कितना पा जाएंगे, P1/P2। क्लियर। तो अब V2/V1 को रिप्लेस कर देंगे P1/P2 से, V2/V1 को रिप्लेस कर देंगे P1/P2 से। तो इस तरह से यदि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस P1 प्रेशर से P2 प्रेशर की तरफ प्रोसीड हो रहा है, P1 प्रेशर से स्टार्ट होता है, P2 प्रेशर पर जाकर फिनिश होता है, तो उस दौरान प्रेशर के टर्म में जो वर्क डन होगा W इक्वल टू 2.3026 nRT log बेस 10 P1/P2। अब यदि कहा जाए कि ये तो n मोल के लिए था, फॉर n मोल, जितना भी हमने कैलकुलेशन किया n मोल के लिए किया है, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस करना है तो जहां जहां n है वहां पर 1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इज क्लियर। तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो प्रॉपर्टी है वह है उसकी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है हम लोग उसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना चाहिए कि इलास्टिसिटी होता क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इसमें यह बताया जाता है ऐसा कि यदि कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम हो जिस पर कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को जब अप्लाई करते हो, जिसको कि हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, तो यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जिस पर कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अथवा डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इस पर हमने फोर्स को अप्लाई किया, इस पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो इसके शेप में परिवर्तन हो जाता है, शेप में परिवर्तन होता है, साइज में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस फोर्स को, तो मान लिया जाए कि यह जो है इस तरीके से हो गया, इस तरह से छोटे सिस्टम बन गया। अब क्या कहा कि जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को मैंने हटाया, इन दोनों को यहां से हटाया, तो जैसे हटाया एट वंस यह सिस्टम इस स्टेट से स्टार्ट होकर खत्म होकर के और यह अपने ओरिजिनल पुराने अवस्था में वापस आ जाता है। इस तरह से पुराने अवस्था में वापस आ गया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इस सिस्टम के साथ, मतलब कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो ऐसा ही इलास्टिसिटी गैसेस के केसेस में भी पाया जाता है कि जब तक हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो उसके शेप साइज में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। मतलब कि जो कंटेनर है उस पर प्रेशर जब तक लगाते हैं तब तक उसके शेप में परिवर्तन होता है, और जैसे ही प्रेशर को रिलीज करते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो हम लोग उसी इलास्टिसिटी को मेजर करना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी कितना होगा। अब ये तो मैं जो डिस्कस किया वो एक जस्ट डिस्कशन था। अब इसको अगर मैथमेटिकली करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी में बताया जाता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसी स्ट्रेस को यदि हम लोग इक्वेट कर दें तो सम कांस्टेंट जिसको इलास्टिसिटी कहेंगे और इनटू स्ट्रेन, और इस तरह से इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब यहां पर बताया जाता है कि स्ट्रेस क्या होता है।
तो स्ट्रेस को कहा जाता है कि फोर्स अपॉन एरिया। तो इसी को हम लोग गैसियस सिस्टम के लिए प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्ट्रेस के जगह पर हम लोग गैसियस सिस्टम में प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रेन क्या होगा? तो स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? तो ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो? मान लीजिए कि हमने, यह हमारे पास एक सिलेंडर था और यह हमारा पिस्टन है, ये ठीक है, पिस्टन है। अब इसमें कोई गैसियस सिस्टम को भरा हुआ है, ठीक। तो जब मैंने इस पर प्रेशर P अप्लाई किया, जब प्रेशर P अप्लाई किया तो यह अब जो है इस तरह के सिस्टम में बदल गया, इतने में यह कॉन्साइड हो गया। तो यदि पूरा का पूरा, जब ये पूरा कंप्लीट था तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, वो कितना था? V के बराबर। और जब इस पर प्रेशर P अप्लाई किया तो इतना वॉल्यूम जो है कम हो गया, तो ये वॉल्यूम क्या है? फ्रैक्शन डेल्टा V हो गया। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V। तो अब अगर कहा जाए कि इलास्टिसिटी बताइए क्या हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी इन गैसियस सिस्टम। इस प्रकार से हम लोग किसी गैसियस सिस्टम में इलास्टिसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है ऐसा कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मैंने अभी अर्ली टाइम इसको अभी चेक किया, देखा था हमने। तो यदि इस इक्वेशन को हम लोग किसी वेरिएबल के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दें, से इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट dv बाई dx प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया और v इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज जीरो। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इसमें dx जो है वह जीरो तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि p dv प्लस v dp दिस इज जीरो, है कि नहीं? तो इसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इसको रीअरेंज करते हैं। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि v dp इज इक्वल टू माइनस p dv, या इसको लिख सकते हो dp अपॉन dv और यहां पर v और माइनस साइन एंड दिस इज p। या इसी को हम लोग लिखें तो लिख सकते हो माइनस dp अपॉन dv बाई v। तो अब जरा इस इक्वेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए, इसके LHS को देखिए। dp क्या बता रहा है यहां पर? dp इज व्हाट? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और dv क्या बता रहा है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और v क्या बता रहा? ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर? तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर ये बता रहा है? तो यहां पर अगर कहा जाए दिस इंप्लाई दैट dv बाई v क्या है? दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन। और dp क्या हो गया? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन एंड दिस इज इक्वल टू p। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? इस पूरे क्वांटिटी को आप रिप्लेस कर सकते हो कि दिस इज द इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब इसमें एक और चीज दिख रहा है हमें, माइनस साइन दिख रहा है। तो माइनस साइन क्यों है भाई? जरा देखिए इसमें माइनस साइन क्यों आ गया, कहां से आ गया ये? तो अब जरा समझिए इस तरह से कि यह अगर हमारा एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है जिस पर कि आप, ये पिस्टन है जिस पर कि आप या तो फोर्स या प्रेशर डाउनवर्ड लगाओगे या अपवर्ड लगाओगे, तो हो क्या रहा है कि जब प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो इस पर, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ये कहीं यहां पर आ जाएगा। ये जो चीज है, ये पिस्टन जो है हमारा, ये कहीं यहां पर आ जा रहा है जब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं।
तो देख रहे हो कि जब प्रेशर को मैं बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। आप इस चीज को यहां से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई है तो डेफिनेटली जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और जब वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। क्लियर? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना है। तो यहां से भी समझ सकते हो उसी चीज को कि जब इस पर कंप्रेस करोगे, इसको प्रेशर बढ़ाओगे इस पर, तो इसका वॉल्यूम घट रहा है, और जब इसको अपवर्ड पुल करोगे, जब इसको, तो जब अपवर्ड पुल करोगे तो इसका प्रेशर कम कर रहे हो तो इसका वॉल्यूम एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि यह दो चीज है कि जब प्रेशर P जो है रेज कर रहा है तो वॉल्यूम V फॉल कर रहा है। मतलब दोनों में अपोजिट बिहेवियर है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। तो यदि कभी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के हम रेशियो लेने जा रहे हैं और वहां पर यह पाया जाता है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है, तो वहां पर निगेटिव साइन आता है। तो ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन को देख करके मैं बता दूंगा। पहला तो ये जो अगर dp बाई dv अपॉन v कर दे तो ये इलास्टिसिटी है, ठीक है, ये इलास्टिसिटी है, और किस तरह से, आइसोथर्मल प्रोसेस में, और ये किसके बराबर है, P के बराबर। लेकिन ये माइनस साइन क्या कर रहा है यहां पर, तो माइनस साइन यह बता रहा है कि इसमें से प्रेशर और वॉल्यूम दो ही वेरिएबल है, तो इस प्रकार से है कि जब प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम घट रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए यहां पर निगेटिव साइन आता है। तो ओवरऑल हमें क्या मिला यहां पर कि इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल गैसियस सिस्टम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। इलास्टिसिटी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में वह गैस के प्रेशर के बराबर होता है। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है कि E आइसो इज इक्वल टू माइनस V dP बाई dV, दिस इज योर फाइनल आउटकम। तो here P is the pressure of the gaseous system. Thus, during isothermal process, the elasticity is equal to the pressure of the gas. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना चाहिए। और ये ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये जो कंक्लूजन निकाला है, मैंने आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट किया है। क्लियर? देन नेक्स्ट हम लोग एक अनदर क्वांटिटी है जो कि जिसमें काफी इंटरेस्ट होता है लोगों का, वह है स्लोप, कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या होता है। तो स्लोप को कैसे हम लोग समझेंगे, पहले स्लोप क्या होता है पहले उसको जब लीजिए जाए। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है कि नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये कोई कर्व है इस तरह से, तो स्लोप फाइंड आउट कर रहा है, तो क्या करते हो, तो स्लोप के लिए कहते हो कि यहां पर ये x1 हो गया, यहां पर ये x2 हो गया, इससे करस्पॉन्डिंग यहां पर y1 हो गया, इससे करस्पॉन्डिंग यहां पर जो है ये y2 हो गया। तो स्लोप क्या कहते हो आप, कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, यही कहते हो आप, स्लोप यह होता है। तो इस तरह से स्लोप को यह भी आप बता लेते हो, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx कह लेते हो। तो यदि अगर आपके पास है y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो आप कहते हो कि dy बाई dx क्या दे देगा, इसमें स्लोप की वैल्यू दे देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन हो तो देन उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगा, यही तरीका है। अब यही हमारे लिए की पॉइंट है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप आइसोथर्मल कर्व के लिए, और स्लोप को कैसे दिखाते हो, tan थीटा से भी दिखाते हो। कहते हो कि यह निकालने का मतलब क्या है कि इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसी को स्लोप कहेंगे, ठीक है, टेंजेंट कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, देखो पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम में इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्लियर? तो जब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसा पहले भी हमने किया था, वी डीपी प्लस वी डीपी एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी डीपी इज इक्वल टू पी डीवी, या इसको लिख सकते हैं डीपी बाई डीवी, दिस इज पी बाई वी, माइनस साइन यहां लगा लेते हैं। अब ये माइनस साइन यहां पर अगेन आप बता सकते हो
कि जब आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब प्रेशर P, अब इस वाले केस में देखो क्या है कि x जब बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो यहां पर स्लोप में माइनस साइन नहीं आएगा। देखो माइनस साइन मैंने कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब यहीं पर स्लोप कुछ जो कर्व हमारा इस तरह से बनता तो इसमें जो देखो क्या, ये मान लो y1 पॉइंट, ये आपका y2 पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कहीं, है ना, और ये x1 ये x2। तो जब x1 था ये x2 था, तो x1 पर ये y1 और ये y2, तो देखो x से जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये घट रहा है। तो इस केस में जब स्लोप लिखेंगे तो निगेटिव साइन उसमें dy बाई dx में लिख लेंगे, निगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। तो एक क्वांटिटी घट रही है, दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो यहां पर क्या कर लेते हैं कि p dv प्लस v dp इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो v dp इक्वल टू p dv या माइनस dv बाई dp बाई dv इक्वल टू p बाई v, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो इस प्रकार से हम लोग स्लोप की आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप कितना हो जाएगा, तो p बाई v के बराबर इसका स्लोप हो जाएगा। तो यहां पर लिखा गया, उसी चीज को हमने डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है। और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कि द स्लोप ऑफ द कर्व इज dp बाई dv, तो यहां माइनस dp बाई dv इक्वल टू p बाई v, हेंस हियर p एंड v आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप कितना हो जाएगा, p बाई v के बराबर। तो गैसेस सिस्टम का प्रेशर आपको पता होगा, गैसेस सिस्टम का वॉल्यूम पता होगा, तो उन दोनों का रेशियो को फाइंड आउट कर लीजिए, तो वहां से आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको स्लोप मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया मेनली कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, और आइसोथर्मल कर्व में स्लोप क्या बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस, इस लेक्चर में बस इतना ही।